नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टुडे रोजगार के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर साथियों, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के लिए सेमेस्टर थर्ड के जो साथी हैं उन सभी साथियों के लिए इस यूट्यूब चैनल पर लगातार निःशुल्क क्लासेज आपको मिल रही है। इसी कड़ी के अंदर आज हमारी हिंदी साहित्य की छठी क्लास रहने वाली है, जिसके अंदर हम बात करेंगे जो आपके रेगिस्तान वाले जो प्रश्न है उनको भी कवर करेंगे। साथ ही जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जिसे हम लघुत्तरात्मक प्रश्न कहते हैं उसको भी इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो इससे पहले थर्ड सेमेस्टर के साथियों के लिए, जो नए साथी जुड़े हैं उनके लिए यहाँ पर सूचना है कि जो भी स्टूडेंट आप जो है थर्ड सेमेस्टर के अंदर है और वो आपके नोट्स प्राप्त करना चाहता है, कम समय के अंदर बेहतरीन तैयारी करके अच्छे अंक हासिल करना चाहता है थर्ड सेमेस्टर के अंदर, तो वो हमारे यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं 9602977341 पर मैसेज करिएगा, आपको नोट्स मिल जाएंगे। किस किस सब्जेक्ट के हमारे पास नोट्स है वो मिलने वाले हैं, तो यहाँ पर हम बात करें हिंदी साहित्य के मिल जाएंगे, भारत का इतिहास के अनुसंधान पद्धति शास्त्र यानी रिसर्च मैथोलॉजी के मिल जाएंगे, और प्राथमिक कंप्यूटर अनुप्रयोग यानी एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशंस के भी नोट्स हमारे पास हैं, मिल जाएंगे। यदि इनमें से किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी सब्जेक्ट यदि आपके पास है तो आप हमसे कांटेक्ट करिएगा, आपको जो है नोट्स मिल जाएंगे। आगे इस क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। इसी कड़ी के अंदर पिछली क्लास तक हमने जो है आपके एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चन थे उनको हमने कवर किया था, जो कि लगभग आपके 300 प्रश्नों के जो है 300 प्रश्न के लमसम रहे थे। आज की इस क्लास के अंदर हम जो है रेगिस्तान वाले क्वेश्चनों को भी कवर करेंगे। साथ ही जो है आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जिसको हम लघुत्तरात्मक प्रश्न कहते हैं, उनको भी इस क्लास के अंदर कवर करने का प्रयास है वो करेंगे। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है कि प्रियवास प्रियवास जो है वो मूलतः क्या है, वियोग श्रृंगार रस से क्या है संबंधित ग्रंथ है। नेक्स्ट है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, और मैथिली शरण गुप्त का जो जयदत्त वध है वो आपके खंड काव्य के अंदर जो है मिलता है। नेक्स्ट है कि आपके गुप्त जी की जो रचना है उस पर भारत भारती उस पर अंग्रेजों ने क्या लगा रखा था, प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट यहाँ पर सेकंड पर्सन की तरफ बढ़ते हैं कि वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, प्रस्तुत पंक्ति जो किसकी है वो है आपके सोहनलाल द्विवेदी की। किसकी? सोहनलाल द्विवेदी की। नेक्स्ट है कि निराला की रचना कुकुर मुक्ता पूंजीपतियों पर टीका क्या करती है, व्यंग्य करती है। नेक्स्ट है कि राम की शक्ति पूजा का कथानक जो है किस पर आधारित है, तो कृतिवास रामायण के ऊपर क्या है आधारित है। नेक्स्ट है कि पंत को जो है किस कृति के ऊपर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो वो मिला था आपके चिदम्बरा जो कृति थी उसके ऊपर जो है पंत जी को है वो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है कि आपके अरविंद दर्शन का प्रभाव है जो है सुमित्रानंद पंत के काव्य पर क्या देखने को है वो मिलता है या फिर दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं कि आगे है वो आपके प्रयोगवाद के क्या थे, कवि थे। और नेक्स्ट है कि आगे को ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो आपके कितनी नावों में कितनी बार कविता के ऊपर है वो मिला है। और यहाँ पर नेक्स्ट है कि आगे की कविता की भाषा जो है आपकी कौन सी है, बिंब प्रधान है। और यहाँ पर है कि फ्रॉयड के मनोविश्लेषण से आगे है वो आपके कौन प्रभावित थे, आगे जी क्या थे, प्रभावित थे। और यहाँ पर है कि नदी के द्वीप है वो अस्तित्ववाद से अनुप्राणित रचना है। तो इस प्रकार से ये रेगिस्तान वाले यहाँ पर कवर होते हैं। और यहाँ पर जो है प्रश्न संख्या 4 है कि नदी द्वीप को जो है नदी द्वीप को भूखंड से मिलाती है, नदी द्वीप को क्या मिलाती है, भूखंड से मिलाती है। और यहाँ पर है कि हरी घास और आपके जो बाजरा है वो प्रियसी को सुंदरता के अधिक क्या है, निकट है। नेक्स्ट है कि हरी बिछली घास से उपमान नारी को कोमलता और आपके जो है यहाँ पर भी क्या है कोमलता और ताजगी के एहसास को जो क्या करती है, व्यक्त करती है। नेक्स्ट है कि हरी घास और आपके बाजरे की कलगी और लोक संस्कृति जो है लोक जीवन और लोक संस्कृति के अंग है। यानी जो हरी घास है वो बाजरे की कलगी
लोक जीवन और लोक संस्कृति के क्या है आपके अंग है। नेक्स्ट है कि निष्कपट और निश्चल अभिव्यक्ति ही जो है क्या है प्रेम के लिए उत्कृष्ट होती है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 है कि सार से सुना सुना बोली पंक्ति में है वो कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर सुना सुना 2 बार प्रकट हुआ है, इसलिए अनुप्रास अलंकार यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि गवालिन सी ले दूब मधुर पंक्ति में अलंकार कौन सा है। तो यहाँ पर उपमा की गई है, इसलिए उपमा अलंकार को यहाँ पर दर्शाया गया है। नेक्स्ट है कि वसुधा हंस हंस कर गले मिली पंक्ति में जो है कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर जो है सांग रूपक अलंकार देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि किरण देनुए चमकाकर शेल से उतर रही, इसमें कौन सा है। तो सौरग यहाँ पर हो जाएगा आपके सौरग सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आपके 1953 में इन्होंने है वो आपके आकाशवाणी से है वो त्याग पत्र दे दिया था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ कि नरेश मेहता द्वारा रचित माँ कविता एक क्या है। तो एक है भावपूर्ण कविता। कैसी है भावपूर्ण। तो माँ होने का अर्थ महज शारीरिक बनावट न होकर स्वभावगत क्या है जो है वैशिष्टते है। नेक्स्ट है कि नरेश मेहता की मृत्यु जो है 78 वर्ष की उम्र के अंदर हुई थी और माँ की मृत्यु ने इन्हें भीतर तक क्या कर दिया था वेदना ग्रस्त कर दिया था। और नेक्स्ट है कि उज्जैन में इन्होंने है वो इंटरमीडिएट की जो है कक्षा क्या की थी उत्तीर्ण की थी। आगे बढ़ते हैं कि नागार्जुन ने अवधि ब्रज और खड़ी बोली के अंदर है वो आपने क्या किया था अध्ययन किया। नागार्जुन लंका गए बौद्ध धर्म में दीक्षा ली और शिशु के धूल मिट्टी से सने कोमल शरीर में इन्होंने क्या किया कमल की प्रतीति हो रही है। कवि के हृदय में वात्सल्य रस की धारा है वो बह रही है। नेक्स्ट है कि शिशु की आंखों में जो है जिज्ञासा है। इस प्रकार से रेगिस्तान यहाँ पर दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ है कि तुम धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है। नेक्स्ट है कि शिशु में पहचानने की चेष्टा व व्याकुलता है। और यहाँ पर नेक्स्ट है कि हमारी निगाहें मिलने पर तुम मुस्कुरा देते हो। नेक्स्ट है कि मैं अपने पिता की कर्तव्य और दायित्व का पालन न कर सका। नेक्स्ट है कि पत्नी और पुत्र के प्रति नागार्जुन के मन में जो है अपार जो है कृतज्ञता का भाव है। आगे बढ़ते हैं कि भवानी प्रसाद की माँ भवानी प्रसाद की जो माँ थी परोपकारी वैष्णव संस्कारों वाली जो महिला है वो थी। नेक्स्ट है कि भवानी प्रसाद की मानसिकता का जो गठन है वो आपके जो है गांव नदी पर्वत से हुआ था। नेक्स्ट है कि घटना विहीन अविचित्र मेरे जीवन की क्या है कथा है। नेक्स्ट है कि भवानी प्रसाद मिश्र का निधन है वो नरसिंहपुर में हुआ था और कालजयी नामक प्रबंध करती जो है अशोक की कथा पर क्या है आधारित है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ है कि गीत प्रोज कविता है वो मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति करती है और गीत प्रोज कविता जो है कवि के जो है स्वाभिमान और अभिवस्था का चित्रण करती है। नेक्स्ट है कि हरापन खुशी का और आपके सुखापन दुखी का प्रतीक है। नेक्स्ट है कि पहाड़ अपनी मौजूदा हालत से उदास है। नेक्स्ट है कि अब कितना नए विनाश देखना चाहते हैं हम। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ है कि समय समाज संस्कृति और जो देश काल से जुड़ी रचनात्मकता किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित नहीं रहती है। और नेक्स्ट है कि कागदी की पहली कविता जो 1971 में दैनिक पंजाब केसरी जालंधर में प्रकाशित हुई। नेक्स्ट है कि कागदी ने कविताओं में घनीभूत संवेदनाओं से सजे अनेक चित्र प्रस्तुत किए हैं। वो नेक्स्ट है कि तपते दौरों की धरती पर जो है जिंदगी के गीत लिखे। और आगे है कि राजस्थान और अकाल भी उनकी कविता के प्रमुख विषय रहे।
कविता के प्रमुख विषय रहे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि प्रश्न संख्या 12 है कि राजस्थानी में एक पूरा कालखंड है वो युद्ध और कविता को समर्पित रहा है। और नेक्स्ट है कि कागत जी ने इतिहास के सच और आपके झूठ को समेटती अनेक कविताएं लिखी है। कालीबंगा पर लिखी कविताओं से कालीबंगा का जीवन हमारे भीतर जो है प्राणवान होता है। और नेक्स्ट है कि राजस्थानी भाषा आंदोलन में कागत जी का दिया हुआ नारा है कि मारी जबान रो खोलो ताड़ो। राजस्थानी भाषा आंदोलन में कागत जी ने ये क्या दिया था, नारा दिया था। नेक्स्ट है कि सुरंगी संस्कृति में समाज का भाषा साहित्य और संस्कृति की जो है त्रिवेणी का जो है पोषण है। क्या है? त्रिवेणी पोषण है। अब बात कर लेते हैं लघु उत्तरात्मक प्रश्नों की, जो कि आपके सेक्शन बी के अंदर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को कितने उपकालों के अंदर विभाजित किया गया है। तो प्रवृत्त्यात्मक विकास की दृष्टि से देखा जाए तो आधुनिक हिंदी कविता को प्रमुख रूप से 3 उपकालों के अंदर विभाजित किया जाता है। पहला है भारतेंदु काल, और दूसरा है छायावादी काल, तो छायावाद, और तीसरा है आपका छायावदोत्तर काल। अंतिम काल में प्रगतिवादी काव्य, प्रयोगवादी एवं नई कविता तथा जो है आपके साठोत्तरी कविता का समावेश किया जाता है। उत्तर छायावाद युग का अभिव्यक्ति क्षेत्र व्यापक एवं विविधता में है। जी हाँ साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है कि आधुनिक हिंदी साहित्य के भारतेंदु काल का संक्षिप्त आपको क्या करना है, छोटे रूप में आपको क्या करना है, परिचय देना है। तो यहाँ पर है कि भारतेंदु काल जो है आपके विक्रम संवत 1907 से लेकर के 1942 तक का ये क्या रहा है, काल रहा है। और इस काल के अंदर क्या हुआ था कि जहाँ कविता में नए विषयों को अपनाया जा रहा था, उसी समय क्या हुआ था कि काव्य के जो कला पक्ष थे और जो भाव पक्ष थे, उनकी पुरानी परंपराओं का भी क्या किया जा रहा था, संरक्षण किया जा रहा था। और इस युग के अंदर जो साहित्यकार थे वो पत्रकार, समाज सुधारक तथा प्रचारक के रूप में जो है उभर कर सामने आए। और उन्होंने जो है सामयिक प्रश्न होते थे, यानी जो बात करें हम सामाजिक जो समस्याएं होती थी उनके ऊपर अपनी जागरूकता जो है दिखाई, और अब जागरूकता दिखाई, और जिसमें समाज का जो क्या हुआ, समाज के अंदर पुनः जागरण है, वो पुनः जागरण का उनके द्वारा क्या किया गया, प्रसार किया गया। इस प्रकार से इन्होंने है वो आपके संक्षिप्त के अंदर इनका परिचय देना है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि आधुनिक हिंदी साहित्य के भारतेंदु काल में कविता में किन भावों को अभिव्यक्ति दी गई, यानी कौन कौन से भाव थे जिनको है वो उभर कर सामने देखने को मिले। तो नेक्स्ट है कि यहाँ पर उत्तर देखते हैं कि भारतेंदु युग में प्रकृति जो थी उसका चित्रण देखने को मिला था। और षड जो ऋतुएं थी, षड ऋतुओं का वर्णन सुंदर ढंग से देखने को मिला है। और इस तरह के वर्णन के मूल में जो है उनकी देशभक्ति की जो भावना थी वो छिपी हुई थी। और इस समय जो है हिंदू, मुसलमान, ईसाई, ये सारे के सारे क्या थे, इसको लेकर के संकुचित जातीयता नहीं देखने को मिली। और यद्यपि देशभक्ति के साथ साथ कुछ राजभक्ति भी यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन देखा जाए तो साथ ही साथ शासन के प्रति भी दबाव व असंतोष भी था। कवि में समाज सुधार और आपके सहिष्णुता का भाव है वो मुख्य रूप से यहाँ पर देखने को है वो मिलता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में जो द्विवेदी युग था उसका जो है संक्षिप्त के अंदर आपको क्या करना है, परिचय देना या फिर विवरण लिखना है। तो आधुनिक हिंदी साहित्य का जो दूसरा चरण था जिसे हम द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं, इस काल का जो है ये काल शुरुआत हुआ था 1943 से 1994 के विक्रम संवत के अंदर हुआ था। और इसके प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे, और इन्होंने है वो खड़ी बोली के अंदर इसका क्या किया था, प्रसार। द्विवेदी मंडल के अंदर कवियों ने जो है आपके राय देवी प्रसाद कवि थे, और नाथुराम शर्मा थे, गया प्रसाद, शुक्ल स्नेही और अयोध्या सिंह उपाध्याय, और मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी जी, श्रीधर पाठक आदि है वो जो है माने जाने वाले कवि यहाँ पर मौजूद थे। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में छायावाद युग का परिचय देना है। तो जयशंकर प्रसाद जी है वो उनकी द्वारा रचित झरना एक काव्य कृति है जो कि विक्रम संवत 1970 के अंदर प्रकाशित हुई। और छायावाद का जो सूत्रपात माना जाता है
इस कविता को। नेक्स्ट है कि भाव भाषा और नई आपके जो है अभिव्यंजना और दुख आशावाद के साथ नव मानवता का जो स्वर है वो छायावादी कविता में प्रमुखता से देखने को मिला है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा आनंद पंथ, महादेवी वर्मा के साथ ही राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा और गोपाल शरण सिंह आदि उनके प्रमुख कवि है वो माने जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है कि छायावाद का तात्पर्य एवं अर्थ पर प्रकाश डालना है कि छायावाद के नामकरण, तात्पर्य एवं अर्थ को लेकर के विद्वानों में क्या है, बिल्कुल मतभेद है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है कि परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर जो है क्या है आपके, यही क्या है, छायावाद है। तब छायावाद की सृष्टि होती है। जयशंकर प्रसाद के अनुसार जब वेदनाओं के आधार पर स्वानुभूतिमय अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया जाने लगा। इस प्रकार से छायावाद का तात्पर्य विशिष्ट जीवन दर्शन एवं शैली से लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ है कि छायावाद रहस्यवादी काव्यधारा पर संक्षिप्त के अंदर परिचय देना है। तो छायावादी रहस्यवाद काव्यधारा की जो अवधि है वो विक्रम संवत 1994 से 2000 जो है 2026 मानी गई है। तो यहाँ पर हम बात करें आचार्य शुक्ल के अनुसार इस काव्यधारा का प्रवर्तन मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे से हुआ, तथापि रहस्यवाद को लेकर के प्रसाद पंत निराला और महादेवी वर्मा के नाम ही प्रमुख है। और इस इनके अलावा जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा, नरेंद्र शर्मा, सिया शरण गुप्त तथा दिनकर आदि भी इस काव्यधारा से जुड़े हुए कवि माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं कि आधुनिक काल के उत्तर छायावाद युग में किन प्रवृत्तियों का विकास हुआ, इसका संक्षिप्त के अंदर आपको उल्लेख करना है। तो उत्तर छायावाद युग के अंदर हिंदी काव्य विभिन्न प्रवृत्तियों की ओर है वो उन्मुख हुआ। फलतः देशभक्ति की भावना, अहिंसावादी नीति, सत्याग्रह आंदोलन, समाजवाद के विरुद्ध श्रमिक कर्षकों के आंदोलनों ने जो है उग्र रूप धारण किया। और इस युग के अंदर जो है आपके गुप्त जी, द्विवेदी जी और चतुर्वेदी जी और दिनकर जी जो है प्रमुख कवियों के अंदर जो है आए और इन्होंने क्या किया, ओजपूर्ण भाषा के अंदर देशभक्ति की अभिव्यक्ति की और प्रयोगवादी जो नई कविताएं थी उनको जो है लिखने का कार्य किया। और साठोत्तरी कविता की जो है प्रवृत्ति है वो प्रारंभ हो चुकी। यहाँ पर बात करें 9 नंबर प्रश्न है कि प्रगतिवादी साहित्य की पृष्ठभूमि का संक्षिप्त के अंदर क्या करना है, परिचय देना है। तो प्रगतिवादी साहित्य की पृष्ठभूमि के संबंध में कविवर पंत का कहना है या कथन है कि उपयुक्त प्रतीत होता है कि जिसमें छायावादी अपने व्यक्ति की साधना में तन्मय और जगत की वास्तविकता से आंखें मूंदे हुए था, उसी समय जगत की नग्न वास्तविकता रोटी का राग और क्रांति की आग के लिए प्रगतिवाद आया। इस तरह शोषित एवं पीड़ित समाज की जो है आपके समस्या और नवीन चेतना को लेकर के प्रगतिवाद काव्य का क्या हुआ, प्रवर्तन हुआ। और नेक्स्ट है कि प्रगतिवाद काव्य की प्रवृत्ति मानवता की स्थापना पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर है कि प्रगतिवादी कवियों ने यथार्थ रूप में मानव एवं मानवता के महत्व की स्थापना की है। उन्होंने मानवीय संबंधों के चित्रण में मानवीय यथार्थ का परिचय भी दिया है। प्रसिद्ध प्रगतिवादी कवि केदारनाथ जी अग्रवाल ने भले ही प्रेरणानुभूतियाँ कविताएं लिखी है, परंतु उनमें उनका जो है यथार्थ दृष्टिकोण जो है स्पष्ट हुआ है। इसी प्रकार अन्य कवियों ने भी मानवता की स्थापना पर क्या दिया है, बल दिया है। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास के अंदर हमने जो है 10 क्वेश्चन आपके लघुतरात्मक और आपके जो रेगिस्तान वाले जो जितने भी क्वेश्चन थे उनको कवर करने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये रहे हैं, बाकी के क्वेश्चनों को कवर कर लेंगे। आज की क्लास के अंदर इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।